हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ग्रो मोर क्लासेस। देखो, इससे पहले जो हमारी क्लास चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें हमारा अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। इंडेक्स वगैरह हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस क्या रहेगा और कितने पार्ट्स में हमने सिलेबस को डिवाइड किया था। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी और इसी श्रृंखला में हमने जो अपना पहला टॉपिक लिया था वो था यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। एक बार मैं इससे पीछे वाली क्लास आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ भारत में क्रिएट हो रही थी या पूरब के देशों में बनी जिससे कि यूरोपियंस पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक के बाद एक भारत में एंटर हुए। इस क्रम में हमने लगभग 5 यूरोपियन कंपनियों के बारे में, कब गई, इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में देख ली थी। हमें इस क्लास में देखना क्या है, अभी जो हमारी 5 यूरोपियन कंपनी है, जैसे कि आपका पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, इसके बाद आपका डेनिश और आपका फ्रांसीसी, ये 5 कंपनियां थी जो एक के बाद एक भारत में आती हैं। किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो हमने इस श्रृंखला में आपका पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कलेक्ट कर ली थी, बट हमारा इसमें अभी काफ़ी कुछ बाकी है, तो इस क्लास में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो पुर्तगालियों से स्टार्ट होगी। पुर्तगाली, ठीक है। और जिसने भी अभी पहली क्लास नहीं देखी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जाकर पहले हमारा लेक्चर फर्स्ट देखें, बिकॉज स्टार्टिंग से अगर आप कोई भी सिलेबस पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। क्लियर है? तो पुर्तगालियों में हमारी वास्को डी गामा, कैब्रियल, वास्को डी गामा कितने टाइम भारत में आया, उसकी उपलब्धियां क्या थी भारत में, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में देख ली थी। हमें मालूम है कि जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1505 में हो गई थी और इसी क्रम में 3 गवर्नर जनरल भारत में एक के बाद एक आते हैं। फर्स्ट रहते हैं आपके अल्फांसो डी अल्मीड़ा, दूसरे रहते हैं अल्बुकर, तीसरे रहते हैं नीनो डी कून्हा। अल्बुकर और थर्ड इंपॉर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर है नीनो डी कून्हा। हमने अल्फांसो डी अल्मीड़ा के बारे में 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे इससे पहले वाली क्लास में। फर्स्ट पॉइंट था प्रथम पुर्तगाली व्यापारी या प्रथम पुर्तगाली जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आया था गवर्नर बन के, वो कौन था आपका? अल्मीड़ा। प्रथम पुर्तगाली जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर बन के भारत आया। यहीं पर हमने देखा था कि जब अल्मीड़ा भारत में आता है तो ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रारंभ करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, यह पॉलिसी क्या थी इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है इससे पहले वाली क्लास में। इसके अलावा अल्मीड़ा चोल का युद्ध लड़ता है, चोल का युद्ध, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर ली थी। चोल का युद्ध 1509 में लड़ा गया। इसमें रहता क्या है कि अरब, तुर्क और गुजरात की कुछ व्यापारी मिलकर एक संयुक्त सेना बनाते हैं और अल्मीड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी का विरोध करते हैं, जिसके चलते अल्मीड़ा और इन संयुक्त मोर्चों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अल्मीड़ा की विजय होती है। फाइनली 1509 में अल्मीड़ा इस संयुक्त बेड़े को पराजित करता है।
ये हमने इससे पहले वाली क्लास में देख ली थी। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो अल्मीड़ा से आगे की स्टोरी पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पिछली क्लास हमें एक बार रिवाइज हो गई है, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो स्टार्ट होगा, आज की क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से अल्बुकर से। तो अल्बुकर आपका भारत में जो आते हैं पुर्तगाली गवर्नर बन के 1509 में भारत आते हैं, और इनकी जो मेन उपलब्धि रहती है, फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक होता है वो अल्बुकर को माना गया है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है भारत में? वो है अल्बुकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहता है अल्बुकर के बारे में। अल्बुकर जब भारत में आता है तो क्या करता है? ये भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति को प्रोत्साहित करता है। भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति पर जोर देता है, ठीक है। इसमें विवाह की नीति में रहता क्या है आपका? अल्बुकर बोलते हैं पुर्तगाली पुरुषों को कि आप अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो भी आगे की संतानें पैदा होगी वो पुर्तगाली रहेंगे, और इससे क्या होगा? भारत में पुर्तगालियों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। मान लो आप फीमेल इंडियन हो गई, ठीक है, मेल पुर्तगाली हो गए, इनसे उत्पन्न संतान पुर्तगाली होगी, बिकॉज पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी उस टाइम पे। तो पुर्तगालियों की क्या होगी? भारत में पॉपुलेशन अधिक होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इस कारण क्या करते हैं अल्बुकर? पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 1510 में अल्बुकर गोवा को बीजापुर के शासक से जीत लेता है। ठीक है, देखो पुर्तगालियों जो भारत से गए थे पुर्तगाली, वो जा रहे हैं पुर्तगाली भारत से 1961 में। सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी पुर्तगाली थी और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी पुर्तगाली ही थी। 1961 में जब पुर्तगाली भारत से जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि गोवा को कब जीत रहे हैं पुर्तगाली? 1510 में, और जा कब रहे हैं भारत से? 1961 में। जब पुर्तगाली भारत से जाते हैं तो इनके अंडर में गोवा व दीव गुजरात का एक द्वीपीय या तटीय प्रदेश है, पर प्रदेश ना बोलो इसको, क्षेत्र है छोटा सा, ठीक है, तट पर स्थित है गुजरात के। तो गोवा देखो 1510 से 61 तक किसके पास रहा है? पुर्तगालियों के पास रहा है। इसी कारण देखते हैं कि गोवा में हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम रही है और यहाँ पर ईसाई लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा में एक लंबे समय तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, और इसके अलावा इन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया है। इस कारण गोवा में हिंदुओं की संख्या मिलती है कम और ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा गोवा में हिंदू मंदिर भी बहुत ज़्यादा कम है या नाम मात्र के हैं। क्लियर है?
तो आपका अल्बुकर में 3 पॉइंट हो गए इंपोर्टेंट। आपका पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना जाता है। इसके अलावा भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति को प्रोत्साहित करता है कौन? अल्बुकर। इसके अलावा 1510 में गोवा की प्राप्ति करता है कौन? अल्बुकर। इसके अलावा कुछ अन्य विजय जो अल्बुकर ने प्राप्त करी या उपलब्धि, होर्मुज तथा मलक्का। मलक्का पर किसका अधिकार होता है? पर अल्बुकर अधिकार स्थापित करता है। ये 1515 की बात है। मलक्का आपका ये पड़ता है आपका इंडोनेशिया के नीचे, मलक्का पड़ता है आपका। और ये इम्पोर्टेंट मसाला उत्पादन या मसाला उत्पादक क्षेत्रों में है। मलक्का का नाम लिया जाता है इम्पोर्टेंट मसाला उत्पादक क्षेत्रों में। इसके अलावा होर्मुज जो पड़ता है वो आपका मध्य एशिया में, ठीक है। होर्मुज इस एरिया में पड़ता है। ये भी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहता है। इस पर अल्बुकर का कब्जा हो जाता है। और अल्बुकर जब भारत में आता है तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम क्या रहता है? गोवा को बीजापुर के शासक से प्राप्त करना। आगे चलकर पुर्तगाली शक्ति का जो केंद्र रहता है वो गोवा में रहता है। और जब भारत से पुर्तगाली जाते हैं 1961 में, तो तब तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है। तो यहाँ पे हमारा अल्बुकर की जो इम्पोर्टेंट उपलब्धियाँ थी भारत में वो क्लियर हो गई है। अल्बुकर के बाद जो तीसरा चेहरा उभर कर आता है पुर्तगालियों की तरफ से, वो रहते हैं नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा जब भारत में आते हैं, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो कोचीन के स्थान पर गोवा को मुख्यालय बनाया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नीनो डी कून्हा के बारे में हो गया कि कोचीन के स्थान पर गोवा को महत्व दिया जाता है। और जो गोवा रहता है आगे चलकर पुर्तगाली गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र गोवा रहता है। इसके अलावा है कून्हा द्वारा दीव पर कब्जा कर लिया जाता है। और दीव पर उस टाइम पर राजा बहादुर का शासन रहता है। राजा बहादुर से युद्ध करके नीनो डी कीना या नीनो डी कून्हा दीव पर कब्जा करता है। इसके अलावा कुछ ये महत्वपूर्ण बस्तियों की स्थापना करता है भारत में, या पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करता है कौन? नीनो डी कून्हा। इसमें से मद्रास में महत्वपूर्ण पुर्तगाली बस्ती रहती है सेंट थोमे, या इसको कहीं सैंथोम बोल दिया जाता है और कहीं पर सेंट थोमे। इसके अलावा नीनो डी कून्हा का जो इम्पोर्टेंट कार्य रहता है, बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना करता है। सेंट थोमे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध में आपका सेंट थोमे का नाम आएगा। ठीक है। तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा की जो मेन उपलब्धियां हैं वो हमने देख लिया है। इसके अलावा हम नीनो डी कून्हा को भारत में पूर्वी तटीय प्रदेशों में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? नीनो डी कून्हा को।
भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय भी आपका नीनो डी कून्हा को दिया जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर को माना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्मेडा द्वारा चलाई गई। ये कुछ इम्पोर्टेंट मेजर फैक्ट्स हैं पुर्तगालियों के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं पुर्तगालियों की तरफ से, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स ले ली है। इससे आगे हमें कुछ जाना नहीं है, ना ही पुर्तगालियों के बारे में इससे ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना है। जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। जिसको भी ये चीज़ें एनालाइज करनी है, MCQ लगानी है, वो एक बार क्लास देखने के बाद लगा सकता है, देन खुद से एनालाइज कर सकता है कि जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट गवर्नर हमारे द्वारा पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस कर लिए गए हैं। इसके बारे कुछ इम्पोर्टेंट देन रही है पुर्तगालियों को भारत में। इसके अलावा देखो, जब पुर्तगाली आते हैं भारत में तो ये काफ़ी चीज़ें भारत में प्रारंभ करते हैं, जैसे कि आपका तंबाकू, आलू, अनानास, काजू इत्यादि। तो जो भारत में हम देखते हैं तंबाकू, आलू, अनानास, ये पुर्तगालियों की देन है। मेनली इसको पुर्तगाली जब भारत आए थे तो अपने साथ लेकर आए थे। जैसे कि तंबाकू है आपका 1508 में सर्वप्रथम साउथ इंडिया में उगाई गई थी। इसके बाद शाहजहां के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में तंबाकू का उत्पादन प्रारंभ होता है। तंबाकू जो लेकर आने वाली यूरोपियन शक्ति है वो पुर्तगाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो एक गोथिक स्थापत्य कल्चर का प्रारंभ करते हैं। गोथिक स्थापत्य कला शैली का प्रारंभ गोथिक स्थापत्य जो शैली होती है, आप सभी ने चर्च देखा होगा। चर्च का जो फ्रंट रहता है वो इस टाइप का कुछ काफ़ी ऊंचाई पे या बिल्कुल जाता है। गोथिक स्थापत्य शैली, चर्च कुछ इस टाइप के रहते हैं ना, लंबे से रहते हैं फिर, और काफ़ी हाइट इनकी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। इसको बोलते हैं गोथिक स्थापत्य शैली। तो भारत में जो गोथिक स्थापत्य शैली का जो प्रारंभ हुआ है वो पुर्तगालियों द्वारा हुआ है। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाती है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई जाती है? गोवा में। डेट रहती है 1556 ईस्वी। तो ये कुछ पुर्तगालियों द्वारा भारत को दी गई चीज़ें हैं। जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो ये चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं और 1 बाय 1 इनका विकास करते हैं। फर्स्ट तो हो गया आपका भारत में आपका तंबाकू, काजू, आलू, अनानास, पपीता। सेकंड रहेगा आपका प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों की देन है। थर्ड आपका गोथिक स्थापत्य शैली का प्रारंभ भी पुर्तगालियों द्वारा भारत में किया जाता है। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में हमारी चीज़ें जो भी हमें डिस्कस करना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पुर्तगाली भारत से जो वापसी होती है ये हमने चार्ट में देख ली है। इनकी वापसी 1961 में हो रही है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में जो भी रहेंगे, युद्ध रहेंगे इनके साथ, जो भी भारत में इनकी अन्य जो गतिविधियाँ रहेगी, हम टॉपिक बाय टॉपिक इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। बट अभी जो हमारे लिए है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, उस सेंस में हमारा आज का जो पुर्तगाली टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। अब हमें देखना है पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच जो रहते हैं वो नीदरलैंड के निवासी रहते हैं। डचों की जो भारत में आगमन हो रहा है वो ये 95-96 में
भारत आए, मेनली जावा सुमात्रा पे आए थे, सुमात्रा पे उतरे थे, बट हमें वो चीज़ ध्यान नहीं रखनी है। पहला डच प्रतिनिधिमंडल भारत में 1595 के आसपास आता है, सुमात्रा, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना हो रही है 1602 में होती है, 1602 में कंपनी की स्थापना हो जाती है। प्रथम फैक्ट्री डचों द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, तो डचों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला भारत आने वाला, या ये किस डेट में भारत आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इनके द्वारा स्थापित भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी है। ये 3-4 पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हमें देखना है डचों के बारे में कुछ वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इनके बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा बंगाल को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज आगे चलकर बंगाल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण की पॉइंट रहता है। बिकॉज जो अंग्रेज भारत में अपने पैर जमाते हैं वो बंगाल से ही प्रारंभ करते हैं। कर्नाटक युद्ध के बाद आपका बंगाल में प्लासी बक्सर होता है, तो बंगाल में किस कंपनी के कहाँ पर कौन सी कोठी थी, कौन सी बस्ती थी, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बंगाल में जो डचों की जो इम्पोर्टेंट बस्ती थी उसका नाम था चीनसूरा। बंगाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सभी कंपनियों द्वारा बंगाल में स्थापित जो भी फैक्ट्रियाँ थी उसको यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। तो बंगाल से संबंधित जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी एरिया हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है हमको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डच थे, डचों को भारत से वस्त्र निर्यात का श्रेय दिया जाता है, या डचों का जो मुख्य फोकस था भारत में व्यापार करने का वो वस्त्रों पर था। निर्यात का श्रेय डच व्यापारी मेनली मसालों का व्यापार भारत में नहीं करते थे। डच ओनली भारतीय वस्त्रों को इम्पोर्टेंस देते थे और इनका निर्यात यूरोपियन देशों में करते थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसका ध्यान मसालों पर नहीं था। बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो सारी कंपनीज़ हैं, यूरोप से आने वाली अधिकतर कंपनीज मसालों को मुख्य फोकस करते हुए चल रही है, बट इनमें से डच एक ऐसी कंपनी थी जो मसालों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। इसके अलावा जो डचों का जो मुख्य फोकस था वो इंडोनेशिया वाले रीजन पे था। इस कारण से भी इन्होंने भारतीय मसाले को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बिकॉज इंडोनेशिया में भी मसालों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। तो जो पुर्तगाली है वो मेनली वस्त्रों पर फोकस करते थे। तो पुर्तगालियों के बारे में कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें हो गई। जो आपका 1595 में भारत आए थे, जो पहले डच थे, कार्नेलिस डी हाउटमैन, सुमात्रा पर उतरे थे ये। तो ये पहले डच व्यापारी हैं जो भारत आए थे, कार्नेलिस डी हाउटमैन। इसके अलावा देखो डचों के बारे में हमारे लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके अलावा जो डच भारत में रहते हैं, भारत में इनके और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है जिसको हम वेड़दा का युद्ध के नाम से जानते हैं। वेड़दा का युद्ध, वेड़दा का युद्ध ये आपका 1759 में लड़ा गया। इसमें एक तरफ अंग्रेज रहते हैं, एक तरफ डच रहते हैं, और आपका वेड़दा के युद्ध में डच शक्ति को भारत से समाप्त कर दिया गया।
तो इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं रह जाता है भारत में डचों का, बिकॉज जो वेरदा का युद्ध था ये अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया था और डचों ने अंग्रेजों से बुरी तरह मात खाई थी और इनका जो रहता है भारत में जो भी इनकी शक्ति रहती है उनको काफ़ी ठेस पहुंचती है और भारत में काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। वेरदा का युद्ध हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में, और प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत सारी रिवेन्यू प्राप्त होती है और इस रिवेन्यू का यूज़ आगे चलकर 1759 में वेरदा के युद्ध में, 1760 में वड़ीवास के युद्ध में और आगे चलकर कर्नाटक के थर्ड वार में, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में बंगाल से प्राप्त रिवेन्यू का यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। बिकॉज पैसों की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा सेना रख सकते हो, आधुनिक हथियार ले सकते हो। तो ये चीज़ें थी कि 1757 में अंग्रेज़ों द्वारा प्लासी की विजय की जाती है जिसमें अंग्रेज़ों को ढेर सारा धन बंगाल से प्राप्त होता है और उस प्राप्त धन से अंग्रेज़ एक के बाद एक अपने प्रतिद्वंदियों को व्यापारिक प्रतिद्वंदी जैसे कि आपका डच हो गए वेरदा के युद्ध में, वड़ीवास के युद्ध में आपका फ्रांसीसियों को मात दी जाती है। इसके अलावा थर्ड कर्नाटक युद्ध है। तो ये 3 युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद 1 बाय 1 लड़े गए। इसकी विजय का जो मेन कारण था प्लासी से प्राप्त रिवेन्यू का यूज़ आगे चलकर अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में किया। क्लियर है? तो यहाँ पे डचों के बारे में हमारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारे द्वारा 2 कंपनीज कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट पुर्तगाली, दूसरा डच। अब थर्ड नंबर पे जो भारत आई है वो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी जो स्थापना होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी डेट है 31 दिसंबर सन 1600। और सबसे मेन हमारे लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बिकॉज हम सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश रहा है एक लंबे समय तक और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद, काफ़ी लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद, काफ़ी लंबे आंदोलन के बाद फाइनली 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमें कुछ नहीं छोड़ना है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। तो कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हो रही है। फाइनली रहता क्या है इसमें? आपका ब्रिटेन की जो क्वीन रहती है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त करते हैं लगभग 15 वर्षों का। पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करते हैं कितने वर्षों के लिए? लगभग 15 वर्षों के लिए। परंतु आगे चलकर 1609 में जेम्स प्रथम आते हैं राजा बन के। ये कंपनियों के, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार रहता है जो एलिजाबेथ द्वारा इन्हें 15 वर्षों का दिया जाता है, परंतु जब 1609 में जेम्स प्रथम आते हैं तो ये कंपनी के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं, के लिए इंक्रीज कर देते हैं।
और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ब्रिटेन की ऐसी कंपनी रहती है जो पूरब के देशों के साथ व्यापार करती है 1813 तक, जब तक इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं कर दिया जाता है। देखो व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, सपोज करो ये इंग्लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां होगी, परंतु इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का। यहाँ पर कहने से मतलब या कहने से तात्पर्य ये है कि इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी पूरब के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। ये अधिकार ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त है कि वो पूरब के देशों के साथ व्यापार करे। तो व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए प्रदान किया था प्रारंभ में, परंतु 1609 में राजा जेम्स प्रथम द्वारा इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है और फाइनली 1609 से 1813 तक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए लागू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में एक बेसिक या जनरल डिटेल्स ले ली है। इसके बाद देखते हैं हम, देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पूर्णतः निजी कंपनी थी। निजी समझ रहे हो, प्राइवेट कंपनी, और इसका जो संचालन किया जाता था, इसका संचालन 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है ना, तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः निजी कंपनी थी। इसका संचालन ब्रिटेन में बैठे 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट रहेगा कंपनी के बारे में, इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रहते हैं। ठीक है, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए, यानी कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। पूरब के देश आपके चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, तो पूरब में जो भी देश स्थित है तो उन देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। पूर्णतः निजी कंपनी थी। प्रथम गवर्नर देख लिए इसके हमने, क्लियर है। तो ये जो जनरल या बेसिक जानकारी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें देखना है इनका भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपनी बस्तियां या कारखाने स्थापित करे, भारत में कैसे इन्होंने विस्तार किया। इसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक ब्रिटिश विस्तार। इसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। साउथ इंडिया में इन्होंने प्रारंभिक रूप या प्रारंभ में कैसे कैसे खुद का विकास किया। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा नॉर्थ इंडिया में इन्होंने खुद को कैसे विस्तारित किया। ठीक है, तो हम पहले नॉर्थ इंडिया का देख लेते हैं, आफ्टर दैट साउथ इंडिया का। क्लियर है। तो काफ़ी गर्मी हो रही है हमारे रूम में इस टाइम पे, काफ़ी गर्मी का माहौल है अभी ऑफिस में हमारे, काफ़ी दिक्कत हो रही है और पसीने तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट कोई नहीं, क्लास तो हमें कंप्लीट करनी ही है। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी
उत्तर भारत में ब्रिटिश विस्तार। ये हमें प्रारंभिक विस्तार देख रहे हैं हम कंपनी का, यानी कि जब ये भारत आते हैं तो कैसे फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, इनकी पॉलिसी क्या रहती है छोटी मोटी, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक मेनली एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश विस्तार, उसमें देखेंगे हम कैसे भारतीय राजाओं को अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक जीता, ठीक है ना। तो अभी जो हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों ने खुद को कैसे विस्तारित करा, प्रारंभिक विस्तार। देखो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर भारत आता है, फर्स्ट गवर्नर भारत आता है, उसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस। और दूसरे नंबर पे जो भारत आता है ब्रिटिश गवर्नर बनके, उसका जो नाम रहता है टॉमस रो। तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो के बारे में वन बाय वन हम डिटेल से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में ये किस प्रकार आए और भारत में कैसे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत की। क्लियर है। तो आपका जो फर्स्ट रहेगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मेनली 1608 में भारत आता है और 1608 में भारत में किसका शासन रहता है, मुगल सम्राट जहांगीर। तो जहांगीर से इन्होंने मुलाकात करी थी आगरा में, जहांगीर से आगरा में मिले। इसके अलावा ये प्रथम गवर्नर भारत आने वाले, किसकी तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाले प्रथम गवर्नर कैप्टन हॉकिंस थे। इन्होंने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की थी और जहांगीर से इन्होंने तुर्की भाषा में बात की। तुर्की भाषा में जहांगीर से संवाद किया। कई सारी भाषाओं का विद्वान था कैप्टन हॉकिंस, अरबी, तुर्की, उर्दू, इन भाषाओं से कैप्टन हॉकिंस वाकिफ़ था, या यूँ कहें कि भारत आने से पहले इन भाषाओं का ज्ञान लेता है और जहांगीर को रिझाने के लिए तुर्की भाषा में आगरा दरबार में आता है और तुर्की भाषा में जहांगीर से बातचीत करता है, जिससे खुश होकर संवाद किया। जहांगीर हो जाते हैं प्रश्न, या इसको बोल दीजिए खुश हो जाते हैं। जहांगीर ने खुश होकर इसको 2 रियायत देते हैं। फर्स्ट को रहता है इनको 400 का मनसब प्रदान किया जाता है जहांगीर द्वारा। इसके अलावा आर्मेनियन महिला से इनकी शादी करवाई जाती है जहांगीर द्वारा। इतने खुश हो जाते हैं जहांगीर हॉकिंस से मिलकर, बट जहांगीर को नहीं पता है आगे चलकर यही लोग मुगल साम्राज्य का पतन करेंगे। इसके अलावा इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई, कैप्टन हॉकिंस को। किसके द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा, कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आए थे। हेक्टर नामक जहाज से भारत आए। कभी कभी वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे और उस जहाज का नाम क्या था। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कैप्टन हॉकिंस
हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। इसके अलावा जो हॉकिंस के बारे में जो डिटेल है, हॉकिंस जब भारत आते हैं तो देखो, हॉकिंस जब भारत आते हैं तो 1608 में जो जहांगीर इनको रियायतें प्रदान कर रहा है, उन्हीं रियायतों में इनको अनुमति दी जाती है कि भैया सूरत में आप अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करते हैं, किससे? जहांगीर से की अनुमति प्राप्त करी। परंतु रहता क्या है, उस टाइम पुर्तगाली सूरत में थोड़ा शक्तिशाली पावर में रहते हैं और पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया जाता है। पुर्तगाली द्वारा विरोध, जिस कारण से सूरत में अंग्रेज कोठी या फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाते। तो भैया प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी है भारत में अंग्रेजों की? वो है मसूलीपट्टनम। तो ये प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1611 में की जाती है। क्लियर है? तो सूरत में पुर्तगालियों के विरोध के कारण अंग्रेज लोग भारत में अपनी प्रथम कोठी स्थापित नहीं कर पाए थे। सूरत में 1613 में जाकर इनकी कोठी स्थापित हो पाती है। ठीक है ना? उससे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में इनकी कोठी स्थापित होती है। सूरत में कोठी स्थापित करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को 1608 में ही हो गया था, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के चलते ये सूरत में जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहे हैं वो 1613 में कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी की स्थापना कहाँ पर करी। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ठीक है? तो कैप्टन शॉकिंग के बारे में ओनली यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे जो सेकंड गवर्नर रहे हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो रहे हैं टॉमस रो। टॉमस रो 1615 में भारत आते हैं। 1615 में हमें मालूम है जहांगीर का शासन रहता है और ये जहांगीर जी से, मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर में मिले थे। अजमेर में मिले। ये लगभग 1616 से 1618 तक जहांगीर के दरबार में रहे थे। देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? हॉकिंस आते हैं तुर्की भाषा सीखकर, किससे बात करने के लिए? जहांगीर से। और आपके टॉमस रो आ रहे हैं 1615 में। 3 साल तक ये मुगल शासक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। और भैया जब इनको मौका मिलेगा अंग्रेज़ों को, तो बहादुर शाह जफर का क्या हालत करी थी अंग्रेज़ों ने, वो आप सब वाकिफ़ हो। जिसको नहीं मालूम है, जब हम 1857 का युद्ध पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो अंग्रेज़ यहाँ पर क्या है, नमक हलाली वाला काम कर रहे हैं। एक होता है ना वर्ड नमक हलाल। भैया 3 साल तक तुम जहांगीर के दरबार में रह रहे हो। कैप्टन हॉकिंस ने जो तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करी थी, वो घुटनों पर बैठ के बात करी थी। तो इनकी औकात क्या थी वो क्लियर है। परंतु जो हमारी ही कमजोरी कह सकते हैं कि हमारे जो उस टाइम पे जो भी शासक रहे होंगे वो अंग्रेज़ों के मंसूबों से वाकिफ़ नहीं रहे होंगे, जिस कारण आगे चलकर भारत इनका एक उपनिवेश रहा, भारत इनका गुलाम कह सकते हैं हम। तो चीज़ें क्या थी, परिस्थितियाँ कैसे बदली, एक व्यापारिक कंपनी कैसे एक सत्ता स्थापित कर लेती है भारत में, और जो लंबे टाइम तक भारत में सत्ता में रहती है, क्या पॉलिसीज़ रही है, वो हम 1 बाय 1 करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको देखते हुए चलेंगे। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। देखो ये हमारी ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि हम बहुत जल्दी या फास्ट पढ़ाएं आप लोगों को, टाइम की बॉन्डिंग रहती है ना ऑफलाइन क्लास में हमारी, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं।
तो इसलिए हम स्लोली स्लोली चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और और मैं अपने ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो क्लास काफ़ी बच्चे होते हैं किसी कारणवश क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो जिनकी जो भी क्लास छूट रही है वो प्लीज़ यहाँ से अपना कंप्लीट कर लें। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। देखो अभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्लास के बाद में क्या रहता है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का, ग्रो मोर क्लासेस 1996, आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का अपने लिंक दे दूंगा। और जो भी क्लासेस रेगुलर देख रहा है स्टूडेंट, वो इस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो और आपको जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।